सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इनकार पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 29 फरवरी बरोज जुमेरात कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत तलब किया गया है। इससे पहले सदर मुमलिकत को इजलास बुलाने की समरी भेजी गई थी, लेकिन सदर ने समरी पर एतराज लगाकर इसे वापस भेज दिया। आइन के आर्टिकल 91 के तहत सदर मुमलिकत कौमी असम्बली के इजलास की समरी वापस भेजने का भी इख्तियार नहीं रखते। ताहम सदर का अपनी भिजवाई गई समरी के जवाब में कहना था कि पहले खवातीन और मखसूस नशस्तों पर फैसला करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। जब तक ऐवान में नशस्तें मुकम्मल नहीं की जाती, उस वक्त तक असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सदर मुमलिकत के इस मौक़िफ़ को अब बानी PTI इमरान खान, बैरिस्टर गौहर अली जफर की भी मुकम्मल हिमायत मिल रही है। आइनी माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक खवातीन और अक़लियती नशस्तों का मामला भी हल तलब है, तो फिर क्या अगर कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब ना भी किया जाए तो क्या यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी? इस हवाले से भी आइन का आर्टिकल 254 भी एक मुकम्मल और महफूज रास्ता देता है। एक आइनी राय यह भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इजलास बुलाने के मजाज नहीं, क्योंकि वो अबूरी स्पीकर हैं, जबकि सेक्रेटरी कौमी असम्बली भी इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं रखते। PTI के वकला तो पंजाब असम्बली के उन इजलासों को भी गैर कानूनी करार दे रहे हैं जहां स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब भी हो चुका है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि तीनों फरीकैन सदर मुमलिकत, स्पीकर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब तक मखसूस नशस्तें न देने वाले इलेक्शन कमीशन के पास अपने अपने आइनी जवाज मौजूद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस आइनी बहाम को जन्म देने का बड़ा जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों का फैसला न कर सका, सदर इजलास बुलाने से इनकारी, स्पीकर ने इजलास बुला लिया। नई असेंबली के पहले इजलास को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? पहले तो इलेक्शन मांगा जाता था, अब इलेक्शन हो गए हैं, असेंबली का पहला इजलास होना है। कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए? कौन है जो नहीं चाह रहा कि एक स्मूथ तरीके से असेंबली का इजलास हो, हलफ उठाएं, आने वाली हुकूमत हलफ उठाए और निज़ाम आगे चले? बहुत अच्छी ख्वाहिश है। उससे पहले एक शेर सुन लीजिए जॉन एलिया का। मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब के बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। सवाल यह है मेरी बहन कि सच और झूठ के बीच में आप हमें कहती हैं रोजाना के नेविगेट किया करो। सच से भी बचो और झूठ से भी बचो। ये है तमाम पाकिस्तानियों का डिलेमा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आज के दौर में और आज के ज़माने में। ना हम पूरा सच बोल सकते हैं और झूठ से बचने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, और उसी के अंदर ही आपके हमारे ये 2.5-3 मिनट भी गुजर जाते हैं, और उसी के अंदर ही हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक बात हो कुछ की भी जा सके और इस पर राय में की जाए कि ज़्यादा उसका नुकसान ना आपको हो, ना हमारे प्रोग्राम को हो, ना किसी और को हो। मुतनाज़ा क्या चीज़ नहीं है। आइन कब से हमने फॉलो करना बंद कर दिया था? आइन 90 दिन की जो तौजीह थी इलेक्शंस की, वो कब हमने कहा कि अच्छा इसको छोड़ा जा सकता है? ये कब कहा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, जो बीच में हुकूमतें आई हैं, इनका दौरानिया सिर्फ 60 दिन का या 90 दिन का होगा? क्या वजह है कि हम आइन के उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सके? तो आइन कब हमारी तारीख के अंदर हमने कब आइन को सुप्रीम जाना? और जब आइन को सुप्रीम नहीं जाना तो हम उस वक्त आइन को इन्वोक करते हैं, उस वक्त उसको कोर्ट करते हैं जब मेरे फायदे में, मेरे हक में होता है। जो सदर पाकिस्तान कर रहे हैं वो एक पार्टी का नुक्ता नज़र सामने लेके आ रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो समझती है कि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। इलेक्शंस हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, हम इन मुश्किलात में से 2 साल रहने के बाद कोई एक रास्ता मुतय्यन, कोई एक रास्ता निकला, शायद इस रास्ते से हम आगे निकल के बचत हो जाए हमारी। लेकिन उसके अंदर फिर किसकी जिम्मेदारी आती थी? छोड़िए इलेक्शंस को, इलेक्शन मुतनाज़ा थे, कुछ के नज़दीक बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा, सब गालिबन पार्टीज के नज़दीक मुतनाज़ा थे। शायद हमारे सारे इलेक्शन ही मुतनाज़ा होते होंगे, लेकिन एक वक्त वो था, हमने कहा इलेक्शन हो गए, अब एक उम्मीद की नई किरण, अब वहां पे संभालने का काम आना चाहिए था। संभालना किस चीज को था? उस रास्ते को संभालना था जो कि निकला था इन इलेक्शंस के अंदर से। किस किस की जिम्मेदारी थी? सदर पाकिस्तान की थी, पॉलिटिकल पार्टीज की भी थी, इलेक्शन कमीशन की भी थी, उन अदारों की भी थी जो कि पहले 9 मई के मामलात के अंदर उलझे हुए थे। हम सब की जिम्मेदारी थी, लेकिन हमने उन साइडों को सच और झूठ की डेफिनेशन के अंदर इस तरीके से खो दिया है कि हम वो रास्ता ढूंढने के काबिल नहीं रहे। तो आज जो सदर पाकिस्तान कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं,
और उसकी आईनी जो है उसकी उसकी आर्ग्यूमेंट उस तरफ से भी आएगी, दूसरी तरफ से भी आएगी, लेकिन रास्ता जो निकलेगा वो भी उतना ही मुतनाज़ होगा, उतना ही मुतनाज़ होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तनाज़े के अंदर हम कब तक रहेंगे एज अ कौम, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात उससे कि क्या अब हम ये तनाज़े कम कर सकते हैं? अगर तनाज़े कम कर दें तो जो भी नतीजा है लोग मानने को तैयार हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन ये जो मामलात हैं खुसूसी नशिस्तों के, ये अगर वक्त पे कर देता तो क्या इलेक्शन के नतीजे बदल जाने थे? किसी हाउस के नतीजे बदल जाने थे? लेकिन वो ये है ना कि पानी को मडी करना, इतना गंदा कर दो, गदला कर दो पानी को। कौन गदला करने के चक्कर में बैठा हुआ है यहाँ पे? हम तो रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और लोग पानी गदला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सदर पाकिस्तान वही कुछ कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन हम सब इस सच और झूठ के खेल के अंदर खो के रह गए हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे आगे हमें कोई रास्ता शायद मुश्किल ही मिले। अब भी कोशिश कर लो, संभाल लो इस चीज को जो रास्ता मिल गया, ताकि कोई आगे का रास्ता भी मुतय्यन आहिस्ता आहिस्ता होता जाए। अफसार साहब, क्या हम सब संभाल सकते हैं? क्या आगे का रास्ता निकाल पाएंगे? क्योंकि जितना इख्तिलाफ है, जितना डिवाइड है, कोई भी संभालना चाहता है? क्या मिलकर इसको मुतनाज़ा किया जा रहा है या जिन्होंने हलफ उठाए हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से कासिर हैं? क्या ये अजीब से कुछ सवाल है मैं इसमें कि सभी करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं। हम जो इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं हम तो नहीं कर सकते, कम अज़ कम ये जो मसाइल का हल है हमारे पास तो नहीं है। जिनके पास है वो करना नहीं चाहते। आपको ओरिजिनल सवाल था जी कि मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है असेंबली के पहले इजलास? ठीक है, तो ये पहला इजलास भी मुतनाज़ा होगा, दूसरा भी मुतनाज़ा होगा, तीसरा भी मुतनाज़ा होगा, सारे इजलास मुतनाज़ा होंगे, आप देख लीजिएगा। बात यह है कि ये कौम आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, ना बढ़ने दिया जा रहा है। और सियासी जमातों ने बहुत गलतियां की माजी में, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। बहुत ज़ाहिर है जितना भी सीखा, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, वो पसंद नहीं आया। उससे लगा कि इस्तेहकाम आ जाएगा, सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा तो डॉलर में इस्तेहकाम आ जाएगा, मईशत में इस्तेहकाम आ जाएगा, लोगों के पेट में खाना चला जाएगा, उनको कोई सवारी मिल जाएगी, उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। ये लोग, कुछ लोग नहीं चाहते थे ये, इसलिए उन्होंने एक तीसरी कुव्वत पैदा की, तीसरी कुव्वत खड़ी की। उस तीसरी कुव्वत के बारे में मेरे मुअज़्ज़ज़ जो सीनियर लोग हैं वो बाज़ औक़ात कहते रहते हैं कि उस तीसरी कुव्वत ने, जिसका नाम PTI है, उसने ये इंतखाब करना है कि वो इंतखाबी सियासत चाहती है या इंतशारी सियासत चाहती है। आप पिछले 13 साल की, उससे पहले तो टांगे की सवारियाँ थी ना PTI में, आप पिछले 12-13 साल से जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तीसरी कुव्वत को लाने का, आप उस वक्त से लेके आज के दिन तक देख लें, चाहे वो हुकूमत में थे या बाहर थे, वफाकी हुकूमत में थे या बाहर थे, सूबाई हुकूमत में थे या बाहर थे, उनकी इंतखाबी सियासत, उनकी सियासत इंतशारी है, इंतखाबी नहीं है। हुकूमत के बाहर 2013 के इलेक्शन के बाद उन्होंने मुसलसल इस मुल्क को अजाब में मुब्तला रखा। 2018 के बाद हुकूमत में आए तो मुब्तला रखा अजाब में, कहने लगे कि मैं फांसी अपने हाथ से दूंगा, जेलों में डाल दूंगा, AC उतरवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये एक जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, जो कौम का सरबराह होता है, पूरी का सारी कौम का होता है, फिर जब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाए उसको ये ज़ुबान ज़ेब देती थी। उसके बाद उसके बाद वो बातें बार बार हो चुकी हैं कि अदम एतमाद आया तो बैठते कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के अपना रोल प्ले करते, इंतखाबी सियासत में आते, सिस्टम ख़राब है, फॉल्टी है, फ्लॉज हैं, उसको हिम्मत करते, ठीक करते। अपना घर है ना, किसी का घर तो नहीं है, ठेके पे तो नहीं लिया हुआ, या आप ठेके पे तो नहीं हम लेके आए आपको कि आप कहेंगे नहीं नहीं ये करके दो, मैं फिर ठीक करूँगा, ऐसे तो नहीं होगा। यू आर हायर्ड एज अ CEO टू फिक्स दिस। जो भी है ऐसा ही है, करो ठीक इसको। अब सर तो करते ठीक, अपना मन मार के करते, अपनी अना मार के करते, क्योंकि आपने दावा किया मैं मुख्तलिफ हूं, बाकी तो सारे चोर करप्ट हैं, डाकू हैं। तो किधर है वो तरबियत, वो किधर गई फिर इंतशारी? अभी आप जो देखूंगा ना, मैं आपसे कल भी बात हुई थी कि वज़ीर आला आ रहे हैं ना खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी ज़ुबान सुन ली है ना, और हम कहेंगे आहा हा वाह वाह वाह,
बड़ी आला बात की है। अफसार साहब हम व्लॉग करेंगे, हमें डॉलर्स मिलेंगे बेवकूफ ओवरसीज पाकिस्तानीज के। अफसार साहब आपने गुफ्तगू के आगाज में बात ये की, सुनना चाहते हैं कि पहला इजलास भी मुतनाज़े होगा, दूसरा भी मुतनाज़े होगा, तीसरा भी मुतनाज़े होगा, सारे इजलास मुतनाज़े होंगे। मेरे जहन में आपकी गुफ्तगू के दौरान एक बात आई कि अगर ये मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो जाता तो क्या मामला तो बेहतर हो जाते, क्या इजलास मुतनाज़े नहीं होते? ये जो है ना शुरूत, ये हो जाता तो वो हो जाता। मेरा भी दिल बहुत बार टूटा हुआ है। मैं भी सोचता था ये हो जाता तो वो हो जाता, तो हम यहाँ जाते और वहाँ जाते, फिर आखिर में सिलसिला फिल्म के गाने सुन के बंदा सो जाता है। जवानी में गलतियाँ नहीं करनी थी नसी कि दिल इतनी बड़ी। जवानी छोड़े, यहाँ मिडिल एज में बहुत गलतियाँ होती हैं इंसान से। क्या बात करते हैं आप? देखिए आपका बुढ़ापा है, मैं क्या आपकी गलतियाँ आपको बताऊँ? नहीं, मेरी गलतियाँ तो मुझे पता है, लेकिन दिल जो होता है ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, दिल जो है उठने के लिए होता है और बार बार टूटता है। अगर आपने वो लॉरी पटूरे और चनों से आगे नहीं सोचना, पायों के प्याले से आगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो दिल से सोचता हूँ, दिल से अमल करता हूँ, दिल वाला हूँ। दिल वाले दुल्हनियाँ ले गए फिर ना, वो नहीं, ये फिल्म नहीं है ना, असल जिंदगी में ये नहीं होता। यही शाहरुख खान को समझाने की कोशिश करते रहे कि भाई क्यों सब कॉन्टिनेंट के लड़के लड़कियों को खराब करते हो, फिल्में और तरह हैं, असल जिंदगी और तरह है। यही हम बड़े साहब को बताते रहे हैं। आपको सियासत से निकाल के ना मूवीज की तरफ